जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, आशा करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोगों को मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन पढ़ने में मजा आ रहा होगा। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार आप सभी के लिए लेकर आया है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की निशुल्क कक्षाएं, जिसके माध्यम से हम मध्य प्रदेश का जीके पढ़ रहे हैं। और उसी क्रम में हमारे जो पिछला लेक्चर था जिसमें हमने मध्य प्रदेश का उद्योग देखा, और उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का जो लेक्चर है वह है लेक्चर नंबर 38। तो आइए हम शुरू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश की नदियां, और मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में जानेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, क्या क्या उनके ऊपर परियोजनाएं हैं, कौन कौन से जलप्रपात हमारे यहाँ पर है, और भी बहुत कुछ तथ्य हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि क्यों हमारे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप भी कर रहे हैं MPPSC प्रीलिम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, MPSI, MP पुलिस, MP आबकारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, MP पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही जुड़े हमारे स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार के साथ और अपनी तैयारी को मजबूत रखें, ताकि आने वाली किसी भी परीक्षा में हमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना किए बगैर हम हमारी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन, और इसमें हमारे कितने टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं तो देखिएगा, मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश के पर्वत, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की ऋतुएं, मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश की जनगणना, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के अभयारण्य, मध्य प्रदेश के वन और वन रिपोर्ट 2023, और मध्य प्रदेश के उद्योग। तो इन टॉपिकों को हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश की रिवर या मध्य प्रदेश की नदियाँ। आज हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में जानेंगे कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है, कितनी नदियाँ प्रवाहित होती है, तो इन सभी के बारे में आज के लेक्चर में हम जानेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपके वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और बिना देरी के आप लोग अपनी तैयारी को जारी रख पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन वीडियोस की लिंक को शेयर करें तथा हमारे इन वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट्स है वो कुछ इस प्रकार है कि हालात बुरे हुए तो क्या हुआ, हालात बुरे हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। हालात बुरे हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। यानी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो हमें हिम्मत ना हारते हुए आगे बढ़ते जाना है। ठीक, चलिए, चूँकि ये है हमारा नदियाँ कि हमारे यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है, तो चलिए पहले मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में सारी नदियाँ दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ अमरकंटक से हमारे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कही जाने वाली माँ नर्मदा का प्रवाह हमें यहाँ देखने को मिलता है। और यह नदी हमारे मध्य प्रदेश के कुल 16 जिलों से होकर प्रवाहित होते हुए यह खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम ये जो नदी देख रहे हैं इसका नाम है माही नदी, और यह धार जिले से, सरदारपुर धार से होकर निकलती है और जाकर
खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। याद रखिएगा, ये जो माही नदी है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, इसके बाद हम इंदौर की जाना पाव पहाड़ी से ये जो नदी निकल रही है हमारी, इसका नाम है चंबल नदी, और यह जाना पाव पहाड़ी से निकलकर ये उत्तर प्रदेश में जाकर कौन सी नदी में मिल जाती है? तो ये हमारी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, फिर इसके बाद काकरी बरड़ी की पहाड़ी से हमारी शिप्रा नदी निकलती है, जो कि राजस्थान में जाकर किससे मिल जाती है? तो चंबल नदी से मिल जाती है। वहीं इसके आगे हम देखते हैं कि जो काली सिंध नदी है यह देवास जिले से होकर निकलती है और राजस्थान में जाकर किस में मिल जाती है यह? तो यह भी हमारी चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट नदी की बात करेंगे तो यहाँ से हमारे सीहोर जिले के आष्टा से एक नदी निकलती है जिसका नाम पार्वती नदी है, और यह भी राजस्थान में जाकर किससे मिल जाती है? तो चंबल नदी से जाकर मिल जाती है। देखिए, यहाँ राजस्थान से एक नदी हमें आती हुई दिख रही है। इस नदी का नाम है बनास नदी, और यह राजस्थान की सबसे बड़ी, सॉरी, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं, और श्योपुर से ही हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम है कुनो नदी, और यह कुनो नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? तो याद रखिएगा, यह कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य से यह नदी प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और अगली जो नदी है हमारी वह लटेरी सिरोंज विदिशा से निकलती है और उत्तर प्रदेश में जाकर किस में मिल जाती है? तो यह यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? चलिए, इस नदी का नाम क्या है? तो सिंध नदी है। देखिए, सिंधु नदी जो है वह जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में बहती है, जबकि हमारे मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? तो हमारे यहाँ पर सिंध नदी बहती है। वहीं रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है, और यह भी कहाँ? उत्तर प्रदेश में जाकर सीधे यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना की, सॉरी, बेतवा की जो सहायक नदी है उसका नाम है धसान नदी, जो बेतवा नदी की सहायक नदी है। यहीं पर हम देखते हैं तो जो अगली नदी है हमारी वह है केन नदी, जो कि कटनी से, कैमूर पहाड़ी कटनी से निकलती है और यमुना नदी में उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है। वहीं इस सोन की एक सहायक नदी है जिसे हम सोनार के नाम, सॉरी, केन की सहायक नदी है जिसे हम सोनार के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ये जो हमारी यमुना है ये आगे जाकर किस में मिल जाती है? तो देखिए, ये ऊपर से हमारी गंगा नदी आ रही है, और इस गंगा नदी में जाकर सीधे मिलने वाली 2 नदियाँ कौन सी है? देखिएगा, हमारी जो टोंस नदी है वह सीधी गंगा में जाकर मिल जाती है। इसके बाद में जो सोन नदी है यह भी गंगा में जाकर मिलती हुई मिल जाती है। ठीक है, चलिए फिर अगर हम दक्षिण वाले हिस्से की बात करेंगे तो यहाँ दक्षिण वाले हिस्से में हमें मुल्ताई बैतूल से ताप्ती नदी का उद्गम दिखता है, जो कि सीधी जाकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। याद रखना, नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ठीक, वहीं पर अगर देखी जाए तो जो सिवनी है, सिवनी से एक नदी निकलती है जो कि दक्षिण की ओर जाती है, उसका नाम वैनगंगा है, और उसी में बैतूल से आकर मिलने वाली पहाड़ नदी जो जिसका नाम क्या है? वर्धा नदी है, और इसी में पेंच राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होने वाली पेंच नदी भी आकर मिलती है। और याद रखिएगा, जहाँ पर वैनगंगा और वर्धा मिलती है उसे प्राणहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ जो कि हमारे मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं, और उससे पहले कुछ कविता के माध्यम से हम हमारी आज की क्लास को शुरू करेंगे कि अमरकंटक से निकलती माँ रेवा, अमरकंटक से निकलती माँ रेवा, जीवन देती हर जगह। अमरकंटक से निकलती माँ रेवा, जीवन देती हर जगह। नर्मदा नदी
पावन धारा जीवन देती हर जगह। नर्मदा नदी पावन धारा जीवन देती हर जगह। ताप्ती बेतवा सोन चंबल भी मध्य प्रदेश की शान है। ताप्ती बेतवा सोन चंबल भी मध्य प्रदेश की शान है। इन नदियों का जल है अमृत, मध्य प्रदेश की शान है। और इसीलिए हम मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं। ठीक है। वहीं पर एक प्रसिद्ध जो लेखक हैं भारत के, श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी, उन्होंने भी एक बहुत शानदार कविता लिखी है कि मैं सिपरा सा सरल तरल बहता हूँ, मैं सिपरा सा सरल तरल बहता हूँ, मैं कालिदास की शेष कथा कहता हूँ। ये मौत हमारा क्या कर सकती है, मैं महाकाल की नगरी में रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम इन्हीं। आज तो एक से अधिक मोटिवेशन हो गए हमारे। तो चलिए, अब आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा मध्य प्रदेश की नदियों को पढ़ने में। ठीक है। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश का अफवाह तंत्र और नदियाँ। ठीक है। चलिए, तो इसका हम सामान्य परिचय देख लेते हैं कि इसका सामान्य परिचय क्या है। ठीक। चलिए, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा चलते हैं। और चूँकि देखिए, हम जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश से बहुत सारी नदियों का उद्गम होने के कारण हम इसे किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा, इसे हम नदियों का मायका कहते हैं। ठीक है। यानी कि वह स्थान जहाँ से इनका जन्म हुआ है, और ये जन्म होने के बाद में ये यहाँ ठहरी नहीं, ये किसी न किसी के साथ किसी न किसी दिशा में प्रवाहित होकर हमारे मध्य प्रदेश को छोड़कर चली गई। और इसी कारण से इसे हमने क्या संज्ञा दी, हमारे मध्य प्रदेश को नदियों का हमने मायका कहा। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में जो नदियां हैं वो चारों ओर प्रवाहित होती है, यानी कि चारों दिशाओं में प्रवाहित होती है। और मुख्यतः अगर हमारे मध्य प्रदेश की ढाल की बात की जाए तो उत्तर दिशा की ओर है। देखिए, हम देख रहे हैं कि ये जो अधिकांश नदियां हैं ये किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो ये उत्तर दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश का ढाल किस दिशा में है, तो हमारे मध्य प्रदेश का जो ढाल है वह उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि यह मैकाल, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत से हमारे मध्य प्रदेश में नदियां निकलती है। ठीक। तो देखें, अगर हम मैकाल पर्वत की बात करेंगे तो मैकाल से नर्मदा, सोन, जोहिला जैसी नदियां निकल जाती है। वहीं पर सतपुड़ा वाले हिस्से की बात करेंगे तो यहाँ से वैनगंगा हो गई। इसके बाद में हमारी जो वर्धा हो गई, पेंच हो गई, ताप्ती हो गई, तो ये सारी नदियां हमें सतपुड़ा श्रेणी से। जबकि विंध्याचल श्रेणी की बात करेंगे तो माही हो गया, चंबल हो गया, पार्वती, काले सिंध, केन, बेतवा, टोंस, ये बहुत सारी नदियां हमारे इन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है। वहीं पर याद रखिएगा कि हमारे मध्य प्रदेश में जो नदियां निकलती है वो चूंकि एक प्रायद्वीपीय नदियां हैं, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं, इसलिए यह बारहमासी नहीं होती है। देखिए, नदियां दो प्रकार की होती है। एक होती है हिमालयन नदियां, जिसमें जो नदियां हिमालय से निकलती है। ठीक है। और जो नदियां हिमालय से निकलती है वह बारहमासी नदियां होती है। जबकि जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है तो वह नदियां, अधिकांश नदियां बारहमासी नहीं होती है। वो किस प्रकार की होती है, तो याद रखिएगा, हमारे यहाँ की नदियां मौसम आधारित होती है। यानी कि बारिश के बाद हमारे यहाँ की नदियां बहना स्टार्ट कर देती है। एक समय ऐसा आता है जब उनका प्रवाह खत्म हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि कम हो जाता है। ठीक। तो हमारे यहाँ की नदियाँ कैसी है, तो यह मौसम आधारित नदियाँ हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखिए कि हमारे मध्य प्रदेश में 207 छोटी बड़ी नदियाँ यहाँ से उद्गमित होती है। यानी कि 207 से अधिक नदियों का हमारे यहाँ पर जन्म हुआ है। इसी कारण से हम इसे नदियों का मायका भी कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब कुछ शब्द हैं जो हमें समझ लेना चाहिए। ठीक है। तो पहला शब्द क्या है, अफवाह तंत्र। अब ये अफवाह तंत्र क्या होता है, तो
इसके अपवाह एवं अपवाह तंत्र जल का निश्चित वाहिकाओं एवं नदियों के माध्यम से प्रवाह को, अपवाह को तथा इन वाहिकाओं को जल को अपवाह तंत्र कहते हैं। यानी कि देखिए, ये एक मेन नदी है और इसमें आकर इसकी जो सहायक नदियाँ मिलती है और जो ये मिलकर एक तंत्र बनाती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो यह अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। सॉरी, इसे हम अपवाह द्रोणी कहेंगे। ठीक, और ये सब मिलकर एक तंत्र का निर्माण करेगी, जिसे हम क्या नाम देंगे? तो अपवाह तंत्र का नाम देंगे। ठीक है, अब देखिए अपवाह द्रोणी क्या है? तो एक मुख्य नदी में सहायक नदी के अपवाह क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। यानी कि ये जिस क्षेत्र में ये प्रवाहित हो रही है, इसे हमने अपवाह द्रोणी कहा, तथा इन सभी नदियों द्वारा मिलकर जो बनाया गया तंत्र है, उसे हमने क्या नाम दिया? तो उसे हमने अपवाह तंत्र का नाम दिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला आता है जल विभाजक। जल विभाजक, इसका देखिए विभाजक से ही समझ में आ रहा है कि ये अलग करने का काम करेगा, विभाजित करने का काम करेगा। तो देखिए, एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से पृथक करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? जल विभाजक कहलाता है। यानी कि देखिए, मान लो कोई नदी प्रवाहित हो रही है और उसके बीच में कोई सा पर्वत या पठार आ गया और वो दो अलग दिशाओं में बहने लग गई, यानी कि उनको मिलने से रोक दिया, तो वह किस रूप में काम करेगा? तो जल विभाजक के रूप में वह कार्य करेगा। ठीक, फिर अगला क्या है? अपवाह प्रतिरूप। तो इसमें क्या है कि मुख्य नदी तथा सहायक नदियों द्वारा निर्मित जाल का जो दृश्य स्वरूप क्या कहलाता है? तो अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि बड़ी नदियों के अपवाह क्षेत्र को नदी द्रोणी, छोटी नदियों के, ये छोटी है ना, छोटी नदियों के अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम जल संभर कहते हैं। देखिए, बड़ी नदियों का जो अपवाह क्षेत्र रहेगा वो तो क्या कहलाएगा? नदी द्रोणी। देखिए, बड़ी नदियों के अपवाह क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? तो इसे हम नदी द्रोणी कहेंगे। वहीं पर छोटी नदियों के अपवाह क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? तो जल संभर कहेंगे। ठीक, तो बड़ी नदियों का अपवाह क्षेत्र क्या कहला गया? नदी द्रोणी कहला गया, और छोटी नदियों का जो अपवाह क्षेत्र है उसे जल संभर कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संभर कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियां कौन कौन सी है। ठीक, तो देखिए, तो पहले नंबर पर आती है हमारी माँ नर्मदा, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर है, और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए दूसरी लंबी नदी की, तो वह है चंबल नदी, और इसकी लंबाई कितनी है? तो 965 वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्लियर है इतनी बात? तीसरी की बात की जाए तो तीसरी है हमारी सोन नदी, और इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। ठीक है, चौथी बड़ी नदी ताप्ती नदी 724 किलोमीटर, और पांचवी बड़ी नदी बेतवा 590 किलोमीटर। तो देखिए एक बार फिर से मेरे साथ बोलिएगा। सबसे एक नंबर पे देखिए, अपन इसको फिर से बोलते हैं। देखिए, पहले नंबर पर क्या है? तो नर्मदा। दूसरे पर क्या है? तो चंबल। ठीक, तीसरे पर क्या है? तो सोन। चौथे पर ताप्ती, और पांचवे पर बेतवा। ठीक है, चलिए इसको हम फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं। ठीक, चलिए तो 5 बड़ी नदियां। पहली हमारी नर्मदा। ठीक, दूसरी नर्मदा के बाद चंबल। तीसरी बड़ी नदी है हमारी नर्मदा, चंबल, और इसके बाद आती है सोन। ठीक,
चौथी बड़ी नदी आती है हमारी नर्मदा, चंबल, सोन, इसके बाद ताप्ती, और जो पांचवी नदी है वह हमारी कौन सी हो गई, तो बेतवा हो गई। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियां याद हो गई होगी। तो एक बार फिर से बोलिए, नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा, ये मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि हम हमारे मध्य प्रदेश के अपोहा तंत्र को कितने भागों में बांटेंगे। तो याद रखिएगा, हम हमारे मध्य प्रदेश के अपोहा तंत्र को टोटल 6 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? तो इसे हम 6 भागों में बांटेंगे। 6 कौन कौन से भाग हैं? तो देखिएगा, सबसे पहले नंबर पर आता है गंगा यमुना अपोहा तंत्र। अब आप लोग सोचेंगे कि सर, हमारे मध्य प्रदेश से ना तो गंगा नदी प्रवाहित होती है ना यमुना नदी प्रवाहित होती, लेकिन दोस्तों आप ये तो जानते हैं ना कि मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियां जो कि या तो यमुना में मिलेगी या सीधी गंगा में मिलेगी, यानी उनकी सहायक नदियां तो है, यानी उनका तंत्र तो बना हुआ है। और इसको नाम क्या दिया हमने? अपोहा तंत्र। यानी कि जो तंत्र मिलाकर ये चलती हैं उसे अपोहा तंत्र कहा। तो पहला तंत्र क्या हो गया हमारा? गंगा यमुना अपोहा तंत्र। दूसरा अपोहा तंत्र हमारा क्या हो गया? नर्मदा नदी अपोहा तंत्र। तीसरा तंत्र हमारा क्या हो गया? ताप्ती नदी अपोहा तंत्र। चौथा हमारा क्या हो गया? गोदावरी नदी अपोहा तंत्र। पांचवा हमारा क्या हो गया? माही नदी अपोहा तंत्र। और छठवां हमारा क्या हो गया? महानदी अपोहा तंत्र। तो एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, गंगा यमुना अपोहा तंत्र, नर्मदा नदी अपोहा तंत्र, ताप्ती नदी अपोहा तंत्र, गोदावरी नदी अपोहा तंत्र, माही नदी अपोहा तंत्र और महानदी अपोहा तंत्र। ठीक है, तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश को हमने कितने अपोहा तंत्रों में विभाजित किया? 6 में। कौन कौन से? पहला गंगा यमुना अपोहा तंत्र, दूसरा नर्मदा नदी अपोहा तंत्र। देखिए, गंगा यमुना अपोहा तंत्र की बात करेंगे तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपोहा तंत्र है। दूसरा नर्मदा नदी अपोहा तंत्र, यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपोहा तंत्र है। फिर ताप्ती नदी अपोहा तंत्र आता है। फिर इसके बाद हमने गोदावरी नदी अपोहा तंत्र की बात की। फिर आता है माही नदी अपोहा तंत्र और आखिरी आता है हमारा महानदी अपोहा तंत्र। तो याद रखिएगा, सबसे छोटा अपोहा तंत्र कौन सा है हमारा? तो महानदी अपोहा तंत्र हमारा सबसे छोटा है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए ठीक है, तो क्लियर है इतनी बातें, आगे बढ़ जाते हैं। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी का हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।